नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास विश्लेषण पॉलिटिकल गेम। और आज की इस विस्तृत रिपोर्ट में हम बात करेंगे दो बड़ी और जुड़ी हुई खबरों पर। पहली खबर, कभी रणनीतिक साझेदार रहे ईरान और इजरायल कैसे एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए और आज की इस जंग की ऐतिहासिक जड़ें क्या है। और दूसरी खबर, अमेरिका और इजरायल के हमले के बाद ईरान ने अपने पड़ोसी देशों पर मिसाइलें और ड्रोन क्यों दागे, आखिर इसकी नजर कहाँ है और इस पूरे क्षेत्रीय टकराव की रणनीति क्या है। पहले समझते हैं इस संघर्ष की पृष्ठभूमि। साल 1948 जब इजरायल एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया, उस समय अधिकतर मुस्लिम बहुल देशों में उसने मान्यता देने से इनकार कर दिया, लेकिन ईरान ने पूरी तरह से संबंध खत्म नहीं किए। उस दौर में ईरान पर शाह मोहम्मद रेजा पहलवी का शासन था। वे पश्चिम समर्थक थे और वो अमेरिका के करीबी माने जाते थे। चूंकि अमेरिका के ईरान और इजरायल दोनों से अच्छे रिश्ते थे, इसलिए दोनों देशों के बीच व्यवहारिक सहयोग बना रहा। इजरायल के पहले प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन ने पेरीफेरी डॉक्ट्रिन अपनाई। इस रणनीति का मकसद था कि अरब देशों से घिरे होने के बावजूद इजरायल गैर अरब देशों जैसे ईरान और तुर्की से मजबूत संबंध बनाए। ईरान भी उसी समय अरब राष्ट्रवाद और क्षेत्रीय राजनीति से खुद को असहज महसूस करता था। यही साझा रणनीतिक चिंता दोनों की करीब लाई। उस दौर में ईरान इजरायल को तेल सप्लाई करता था। दोनों देशों के बीच खुफिया सहयोग था। सुरक्षा और तकनीक के स्तर पर भी तालमेल था। भले ही आधिकारिक मान्यता नहीं दी गई थी, लेकिन संबंध व्यवहारिक रूप से सकारात्मक थे। फिर आया साल 1989, जिसने पूरी तस्वीर बदल दी। ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई, शाह का शासन खत्म हुआ और इस्लामिक रिपब्लिक की स्थापना हुई। इस क्रांति के नेता थे अयातुल्लाह रूहुल्लाह खोमेनी। उनके नेतृत्व में ईरान की विदेश नीति पूरी तरीके से बदल गई। इजरायल को कब्जा करने वाली ताकत कहा गया। अमेरिका और इजरायल को क्षेत्र में दखल देने वाली शक्तियों के रूप में पेश किया गया। यही वह मोड़ था जहां दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। ईरान ने खुलकर फिलिस्तीन मुद्दे का समर्थन शुरू किया। गाजा में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को समर्थन देने के आरोप में इजरायल लगातार रहा। इजरायल का दावा है कि ईरान इन संगठनों के जरिए प्रॉक्सी वार चलाता है। दूसरी तरफ इजरायल की सबसे बड़ी चिंता ईरान का परमाणु कार्यक्रम रहा है। इजरायल को आशंका है कि अगर ईरान ने परमाणु हथियार बना लिया तो उसका अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। इसी कारण गुप्त अभियानों, साइबर हमलों और वैज्ञानिक की लक्षित हत्याओं के आरोप समय समय पर सामने आते गए। दशकों तक यह टकराव प्रत्यक्ष युद्ध में नहीं बदला, लेकिन शैडो वार जारी रहा। सीरिया में ईरानी ठिकानों पर इजरायली हमले, लेबनान सीमा पर तनाव, गाजा में संघर्ष, ये सभी उसी लंबी टकराहट की कड़ियां हैं। अब आते हैं गाजा पर। ताजा घटनाक्रम पर इजरायल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के कई सैन्य और रणनीतिक ठिकानों पर बड़ा कार्रवाई अभियान चलाया। तेहरान, इस्फहान, कोम और तहब्रीज जैसे शहरों में एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल उत्पादन सुविधाओं को निशाना बनाया गया। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई मारे गए हैं। बाद में ईरानी मीडिया ने भी इसकी पुष्टि की। यहीं से शुरू होता है दूसरा खबर। हमले के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई को केवल इजरायल तक सीमित नहीं रखा। उसने क्षेत्र के कई देशों में मौजूद सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इनमें बहरीन, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कुवैत, जॉर्डन, इराक और साइप्रस शामिल बताए गए हैं। अब सवाल, जब हमला अमेरिका और इजरायल ने किया तो इतने देशों को निशाना क्यों बनाया गया? रणनीति को तीन हिस्सों में समझे: आर्थिक दबाव, सैन्य दबाव और समुद्री दबाव। संयुक्त अरब अमीरात, खासकर दुबई, खाड़ी क्षेत्र का वित्तीय केंद्र है। वहां अस्थिरता का मतलब है कि वैश्विक बाजार में घबराहट, बीमा दरें बढ़ना, शिपिंग रुकना, निवेशकों का पैसा निकालना, ये सब आर्थिक दबाव के तरीके हैं। ईरान बिना जमीन पर कब्जा किए आर्थिक झटका देना चाहता है। कतर में अल उदीद एयरबेस अमेरिका का बड़ा सैन्य अड्डा है। वहां हमला करके ईरान सीधे अमेरिका को संदेश देता है कि जवाब केवल एक मोर्चे पर नहीं होगा। बहरीन में अमेरिका नौसेना का 5वां बेड़ा मौजूद है। यह स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर नजर रखता है, जहां से दुनिया के बड़े हिस्सों का तेल गुजरता है। हर दुनिया की सप्लाई, जो तेल चेन का सप्लाई है,
इसी रास्ते से गुजरता है। यहाँ तनाव का मतलब है तेल की कीमतों में भारी उछाल आना। सऊदी अरब और कुवैत ऊर्जा महाशक्ति है, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर पर खतरा वैश्विक ऊर्जा बाजार को अस्थिरता कर सकता है। सिर्फ यही देशों पर खतरा इसका आर्थिक नहीं पड़ेगा, बल्कि भारत जैसों पर भी आर्थिक रूप से असर पड़ सकता है। जॉर्डन और इराक भौगोलिक रूप से रणनीतिक बफर जोन है। इराक में पहले से कई गुट सक्रिय है। यहाँ दबाव बढ़ाकर ईरान क्षेत्रीय समीकरण बदल सकता है। साइप्रस में पश्चिमी सैन्य ठिकाने हैं, वहां हमला यह संकेत देता है कि संघर्ष का दायरा खाड़ी से आगे बढ़ सकता है। ईरान का तर्क है कि उसका निशाना सीधे अरब देश नहीं है, बल्कि वे सैन्य अड्डे हैं जिनका इस्तेमाल उसके खिलाफ किया जा रहा है। वह खुद को बाहरी शक्तियों के खिलाफ खड़ा दिखाना चाहता है, लेकिन यह रणनीति जोखिम भरी है। खाड़ी देशों ने एयर डिफेंस मजबूत किए हैं, सुरक्षा सहयोग बढ़ा है। दबाव डालकर उन्हें अलग करने की कोशिश उल्टी भी पड़ सकती है। वे और एकजुट हो सकते हैं। आगे क्या संभावनाएं कि हमले सीमित स्तर पर जारी रहें, लेकिन पूर्ण युद्ध से बचा जाए। अगर होर्मुज़ स्ट्रेट असुरक्षित हुआ तो तेल बाजार पर वैश्विक स्तर पर बड़ा असर पड़ सकता है। अगर किसी हमले में भारी जान की हानि हुई तो संघर्ष व्यापक रूप से ले सकते हैं। कुल मिलाकर पहली खबर हमें बताती है कि यह दुश्मनी अचानक नहीं बनी। यह 1948 से 1989 और फिर दशकों की वैचारिक और रणनीतिक टकराहट का परिणाम है। और दूसरी खबर दिखाती है कि आज का संघर्ष केवल दो देशों के बीच नहीं रहा, यह आर्थिक, समुद्री और सैन्य संतुलन को प्रभावित करने वाली बहुस्तरीय जंग बन चुका है। दुनिया की नजरें अब पश्चिम एशिया पर टिकी है। क्या यह टकराव सीमित रहेगा या बड़े युद्ध में बदलेगा, यह आने वाले दिनों में तय होगा। इसी के साथ ही संयुक्त विशेष रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अब देखना दिलचस्प होगा कि अमेरिका और इजराइल का आगे का रुख क्या होता है। क्या ईरान पर लगातार हमला जारी रहेगा? क्या ईरान लगातार अमेरिका का सैन्य ठिकाना जिन जिन देशों में है उन पर लगातार हमला करता रहेगा? इन सभी चीजों पर नजर हमारी बनी रहेगी। हर एक रिपोर्ट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट में। हूं शुभम उपाध्याय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।